एपिसोड 48। वहीं दूसरी तरफ अथर्व के अचानक से गायब हो जाने से सिंघानिया पैलेस में सभी परेशान थे। उन्होंने रात में डिनर भी नहीं किया था और उनकी उतरी हुई शक्ल को देखकर साफ पता चल रहा था वो लोग रात भर नहीं सोए। देखा जाए तो अथर्व कोई बच्चा नहीं था। उसका अचानक से कहीं चले जाना आम बात थी। हालांकि सोचने वाली बात यह थी कि आज से पहले अथर्व कभी भी बिना किसी को बताए कहीं नहीं गया। अगर वो एक दिन के लिए भी कहीं बाहर जाता तो सबसे पहले अपनी फैमिली को इन्फॉर्म जरूर करता, लेकिन इस बार वह करीब एक हफ्ते से बाहर था। वो कहाँ गया था, किसके साथ गया था और क्यों गया था, यह किसी को कुछ पता नहीं था। सभी लोग लिविंग रूम के सोफे पर बैठे थे। वहीं कुछ दूरी पर रघुवेंद्र सिंघानिया सीरियस होकर किसी से बात कर रहे थे। उन्हें फोन रखता देख मीनाक्षी जी भागते हुए उनके पास गई और चिंता करते हुए बोली, क्या हुआ, क्या कहा उन्होंने? अथर्व ठीक तो है, उसे कुछ हुआ तो नहीं? रघुवेंद्र जी ने अपनी पत्नी की हालत देखी। वह कई रातों से सो नहीं पाई थी। उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए थे और वो इस वक्त अपनी उम्र से कई साल बड़ी लग रही थी। उन्होंने एक आह भरी, वो उनकी हालत समझ सकते थे। मीनाक्षी जी के कंधे पर हाथ रखते हुए उन्होंने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, चिंता मत करो, उसे कुछ नहीं होगा, वह ठीक होगा और जल्द ही वापस आ जाएगा। सबने यह सुना और निराश हो गए। अथर्व अभी भी नहीं मिला था। निया और पायल फर्स्ट फ्लोर की रेलिंग पर खड़े होकर सभी को देख रही थी। वह दोनों भी अथर्व के लिए काफी परेशान थी। पायल ने निया को देखा और बिना कुछ कहे अपने कमरे में जाने लगी। पिछली बार जो भी उनके बीच बातचीत हुई थी उसके बाद से दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं करी थी। निया पायल के पीछे जाते हुए बोली, पायल वेट। पायल रुक गई। उसने निया को देखा और फॉर्मल वे में कहा, कहो क्या बात है? निया को काफी बुरा लगा। उसने माफी मांगते हुए कहा, यार सॉरी, मुझे वो सब नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन तू तो जानती है जब मुझे गुस्सा आता है तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आता, अब माफ भी कर दे। पायल ने कहा, आई नो, और मैं गुस्सा नहीं हूँ। क्या सच में तो गुस्सा नहीं है? निया ने एक्साइटमेंट के साथ कहा। पायल ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। निया की स्माइल और बड़ी हो गई। वो पायल के गले लगते हुए बोली, वी आर बेस्ट सिस्टर, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, हमारा गुस्सा भी नहीं। निया की बात सच थी। वो दोनों बचपन से साथ थी और सारी चीजें शेयर करती थी। उनमें लड़ाई भी होती थी और वो कई कई दिनों तक दोनों एक दूसरे से बात नहीं करती थी। इसके बाद भी दोनों बहनों का प्यार कभी कम नहीं हुआ। जहाँ सिंघानिया ब्रदर्स एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे, वहीं ये दोनों लड़कियां एक दूसरे की जान थी। सभी को शांत और मायूस देख महेंद्र जी ने कहा, अरशद को कॉल करो, अब वही हमें अथर्व के बारे में बता सकता है। सबने यह सुना और भी ज्यादा उदास हो गए। वो पहले ही अरशद से कई बार कॉल कर चुके थे। वो बात अलग थी कि अरशद ने उनके एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया था। देवेंद्र जी ने कहा, डैड, हम पहले ही अरशद को कॉल कर चुके हैं और आप जानते हैं उसने एक बार भी हमारा कॉल पिक नहीं किया। महेंद्र जी भी यह बात जानते थे, मगर इस वक्त उन्हें कुछ और नहीं सूझ रहा था। वो डरे हुए थे। वो जानते थे अनन्या के गले के चोट का जिम्मेदार अथर्व था और क्या पता सच जानने के बाद अरशद ने ही अथर्व को गायब करवा लिया हो। वो एकदम से सोफे से उठ खड़े हुए और रौबदार आवाज में बोले, गाड़ी निकालो, मुझे अभी अरशद से मिलकर इस बारे में बात करनी होगी। रघुवेंद्र जी भी सोफे से उठते हुए बोले, डैड, आपको पता होना चाहिए, आप उससे नहीं मिल सकते, उसके बॉडीगार्ड आपको अंदर नहीं जाने देंगे। महेंद्र जी ने किसी जिद्दी बच्चे की तरह कहा, उसे मुझसे बात करनी ही होगी। देवेंद्र जी ने कहा, डैड, आपका वहां अकेले जाना सही नहीं होगा, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। महेंद्र जी ने इस बात का जवाब नहीं दिया और दरवाजे की ओर जाने लगे। रघुवेंद्र जी भी वहां जाना चाहते थे, पर क्या पता अरशद उन्हें देखकर महेंद्र जी से भी मिलने से मना कर दे। वैसे भी अरशद कभी उनसे मिलने के लिए तैयार नहीं होगा, खासकर जब बात अथर्व से जुड़ी हो। उन्होंने देवेंद्र जी से कहा, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। देवेंद्र जी ने अपना सिर हाँ में हिलाया और महेंद्र जी के पीछे पीछे चल दिए। आज सुबह से ही अनन्या के चेहरे पर एक अलग ही रौनक छाई हुई थी। वो खुश थी, बहुत ज्यादा, लेकिन वो इस बात की भनक दूसरों को लगने देना नहीं चाहती थी, मगर वो चाहकर भी खुद को नॉर्मल नहीं रख पा रही थी। खुद को अरशद की बाहों में इमेजिन करते ही उसके गाल टमाटर की तरह लाल हो गए थे।
वो खुद को इस बारे में ना सोचने के लिए समझाती, लेकिन उसकी फीलिंग थी जो उछल उछल कर बाहर आ रही थी। अपना कॉलेज बैग लेकर वो नीचे आई। उसने चारों तरफ देखा और उसे लगा कुछ तो अजीब था। साथ ही उसे वहाँ कुछ नए चेहरे भी देखने को मिले, पर वो चेहरा कहीं नजर नहीं आ रहा था जिसे वो देखना चाहती थी। बटलर को टेबल पर ब्रेकफास्ट लगाता देख वो उसके पास गई और पूछा, रमेश अंकल, क्या विला में काम करने के लिए वर्कर कम पड़ रहे थे? बटलर, जिसका नाम रमेश था और उसकी उम्र भी 50 साल की थी, उसने मुस्कुराकर अनन्या को देखा और पूछा, जी मैडम, इन्हें आज से ही काम पर रखा गया है। अनन्या ने यह सुना और उन मेड की ओर देखा। उन्हें किसी प्रोफेशनल की तरह काम करता देख उसने पूछा, क्या यह लोग पहले कहीं और भी काम करते थे? उसकी बात सुनकर बटलर ने मेड की तरफ देखा। वो सब बिना आवाज किए अपना काम कर रही थी। बटलर को अनन्या के कहने का मतलब समझ आ गया। उसने कहा, जी नहीं मैडम, ये लोग नए हैं। जैसे कि आप देख सकती है, इन सभी की उम्र 30 से 35 साल के बीच में है। अनन्या ने यह सुना और वो थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई। सच में वो मेड काफ़ी यंग थी और दिखने में भी काफ़ी अच्छी। बात सिर्फ इतनी थी कि वो मेड नहीं लग रही थी और अनन्या को यह बात हजम नहीं हो रही थी। बटलर ने अनन्या के एक्सप्रेशन को नहीं देखा और बोलता रहा, मैडम, शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन इन्हें इस काम की ट्रेनिंग दी गई है। यह अपने काम में माहिर है। अनन्या ने यह सुना और उसे थोड़ा अजीब लगा। उसने सोचा, क्या इस काम के लिए भी ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है? अगर ऐसा था तो उन औरतों का क्या होगा जो दूसरों के घरों में काम करके अपने बच्चों का पेट भरती थी? उसे रिएक्ट ना करता देख बटलर को थोड़ा अजीब लगा। यह सच था, अनन्या ज़्यादा नहीं बोलती थी, मगर वो किसी को इग्नोर भी नहीं करती थी, लेकिन इस वक्त उसके एक्सप्रेशन कुछ खास नहीं थे। बटलर ने पूछा, मैडम, क्या आप इसके यहाँ होने से डिस्टर्बेंस हो रही है? अगर ऐसा है तो आप मुझे बता सकती हैं। अनन्या ने बटलर को खुद के लिए परेशान देखा और जल्दी से बोली, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बस अरशद का वेट कर रही हूँ। बटलर ने यह सुना और मुस्कुरा दिया कि तभी किसी की दर्द भरी चीख की आवाज़ से अनन्या के रोंगटे खड़े हो गए। अजीब बात यह थी कि ये आवाज़ नीचे से आई थी। अनन्या ने नीचे देखा, अपने पैरों की ओर देखा। यह आवाज़ तो नीचे से आई। इसका मतलब नीचे कोई। यह सोचते हुए वो एकदम से चेयर से उठ गई। अनन्या के साथ साथ सभी ने यह आवाज़ सुनी थी, मगर किसी ने भी इस पर रिएक्शन नहीं दिया और अपना काम करते रहे। अनन्या को परेशान देख बटलर ने उसका ध्यान दूसरी तरफ करने के लिए कहा, मैडम, बॉस ने कहा है अगर आपको भूख लगी हो तो आप ब्रेकफास्ट कर सकती है। अनन्या ने बटलर की बात इग्नोर करते हुए पूछा, क्या अरशद नीचे है? बटलर को समझ नहीं आया वो क्या जवाब दे। वो चुप रहा। उसे चुप देखकर अनन्या सारी बातें समझ गई कि अरशद नीचे है और तुरंत बेसमेंट की तरफ जाने लगी। बटलर ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर उसने किसी की बात नहीं सुनी।